वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 7। टॉपिक हमारा है जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था अकबर के बारे में। अकबर ने किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किस तरीके का था, कौन सी पॉलिसीज उन्होंने लाई थी फ्रेंडशिप वगैरह राजपूत वगैरह से करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे रिफॉर्मेशन किए थे, नया रिलीजन लाया था, ये सारी चीज़ें, अपने एम्पायर को काफ़ी एक्सपेंड किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसकी वजह से अकबर को आज भी कहा जाता है द ग्रेट अकबर। तो उससे आगे की चीज जो है वो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ अकबर्स रेन, अकबर के शासनकाल का अंत। देखिए, अकबर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, वो था 1556 टू 1605 CE, ठीक है, क्राइस्ट एरा, ये इनका शासनकाल था। तो 50 सालों का इनका शासनकाल था। जो इनका क्लोजिंग ईयर था, उस टाइम में इनके बेटे सलीम ने रिवॉल्ट कर दिया। जाहिर सी बात है, किस लिए रिवॉल्ट किया होगा, थ्रोन के लिए किया था, ठीक है, कि अब शासन जो है वो उनके हाथों में आए। अकबर ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो अकबर का शासनकाल जो था वो 50 ईयर्स का हो गया था, तो जाहिर सी बात है उनकी एज भी हो रही थी, तो उन्होंने माफ कर दिया। और उसके बाद उन्होंने सलीम को डिक्लेयर किया अपना सक्सेसर, ठीक है। और जहां पर इनको टाइटल दिया जाता है जहांगीर, जहांगीर मतलब गॉड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उससे इसका मतलब लिया जाता है। तो इस टाइटल के अंतर्गत जो सलीम थे वो आगे शासन करते हैं। इसलिए कभी अगर सलीम से क्वेश्चन आ जाए या फिर जहांगीर से आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो जहांगीर थे या फिर कह सकते हैं जो सलीम थे, उन्हीं को टाइटल दिया गया था जहांगीर, ठीक है। इनका शासनकाल था 1605 से 1627, ठीक है। चलिए बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर, उनको अकबर के द्वारा एक ऐसा किंगडम मिला था जो कि मेडिवल वर्ल्ड का लार्जेस्ट किंगडम था। लार्जेस्ट होने के साथ ही साथ प्रॉस्पेरस था, और सबसे बड़ी चीज थी ऑर्गेनाइज था। अगर कोई चीजें देखिए ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, हम अपनी अलमीरा देखिए, हमें कोई चीज सर्च करनी है, अगर हमने ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है वो आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। हमारी बुक शेल्फ है, हमने ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है, जो बुक्स हमें चाहिए वो आसानी से मिल जाती हैं। हमारी टेबल है, ऑर्गेनाइज होती है। हमारी यहाँ तक कि जो हम स्टडी करते हैं, अगर ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं तो काफी बेटर होती है। तो उसी तरह जब यहाँ पर अकबर के द्वारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम की फाउंडेशन जो थी वो रखी गई, ऑर्गेनाइज तरीके से इनको शासन मिला, तो उसको चलाने में भी इनको आसानी हुई। जहांगीर के लिए कहा जाता है कि वो एक सक्सेसफुल रूलर थे, लेकिन उनकी जो सक्सेस थी उसमें काफी हद तक हाथ कहा जाए तो अकबर ने जो उनको जैसा किंगडम दिया था उसका था, ठीक है। तो इस तरीके से इनका शासनकाल जो था वो लगभग 22 ईयर्स का था। 1605 से 1627, ठीक है, CE, ठीक, क्राइस्ट एरा। तो 22 ईयर का इनका शासनकाल था। और इस दौरान देखा जाए तो जो फर्स्ट हाफ में इनके बड़े बेटे खुसरू के द्वारा रिवॉल्ट किया गया था, उसके अलावा बाकी का शासन इनका जो था वो आराम से बीता, बहुत ज्यादा उसमें कोई विद्रोह वगैरह नहीं हुए, ठीक है। खुसरू के पे आते हैं हम लोग। खुसरू जो थे ये कौन थे, इनके बड़े बेटे थे। हुआ क्या कि 1605 में यहाँ पर शासन जो था या फिर कह सकते हैं थ्रोन जो था वो मिल गया जहांगीर को। 1606 1 ईयर में ही अब इनको चाहिए था खुसरू को वो सिंहासन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले तो बोला कि अपने दादाजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। दादाजी यानी कि अकबर, क्योंकि 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहा हूँ। और ऐसे में लगभग 350 जो घुड़सवार थे उनको अपने साथ ले गए। रास्ते में हसन बेग से मिले, हसन बेग का भी सपोर्ट इन्होंने पाया, और इस तरीके से दोनों की सेनाएं जो थी वो साथ में आगे बढ़ती हैं। अच्छा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है ना, तो इसीलिए उन्होंने किया। उसी समय में सिख जो थे वो इमर्ज हो रहे थे, तो गुरु अर्जुन देव जो थे, ठीक है, सिखों के 5वें गुरु, तो उनके पास ये जाते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं, और साथ ही साथ कह सकते हैं ब्लेसिंग्स भी लेते हैं। और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं लाहौर की तरफ, और वहां जाकर लाहौर जो फोर्ट था उसको फोर्टिफाइड कर देते हैं। लाहौर फोर्ट को फोर्टिफाइड करने के बाद क्या उन्हें आसानी से छोड़ दिया जाएगा, नहीं। ऐसे में जहांगीर के बेटे जिनका नाम था खुर्रम, वो आते हैं। वो क्या करते हैं, दोनों में फाइट होती है, और यहाँ पर खुसरू जो है वो हार जाते हैं।
और फिर हारने के बाद जैसा बर्ताव होता है वैसा ही खुसरो के साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि उनके भाई थे, जहांगीर के बेटे थे, तो उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव होगा। उनको भी क्या किया गया, कैद कर लिया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ से खुसरो का चैप्टर जो था वो क्लोज। एक होता है ना कि कोई रिवॉल्ट कर रहा है, उस समय में सप्रेस किया, दोबारा से वो रिवॉल्ट कर सकता है, बट यहाँ पर सीधे उनको मार दिया गया, तो उनका चैप्टर जो था वो यहाँ से क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इस तरह देखा जाए तो जहांगीर का बाकी शासनकाल जो था वो आराम से चला, बहुत ज्यादा रिवॉल्ट वगैरह नहीं हुए। अब हम बात करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेवाड़। अकबर ने प्रपोजल भेजा था महाराणा प्रताप के पास, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पर हम जहांगीर के बारे में देख रहे हैं, तो जहांगीर ने भी मेवाड़ को कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने प्रपोजल भेजा महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह के पास कि वो उनकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लें। जैसे कि अकबर किया करते थे कि सुपरमेसी एक्सेप्ट करो तब तो ठीक है, नहीं करोगे तो युद्ध होगा। तो यहाँ भी अमर सिंह के पास प्रपोजल जाता है और अमर सिंह जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो प्रपोजल जो था वो रिजेक्ट कर दिया। अब आगे युद्ध होगा ही, तो यहाँ पर युद्ध जो था वो दोनों के बीच में शुरू हो गया, जिसमें कि राणा अमर सिंह जो थे वो डिफीट हो गए, यानी कि राजपूत जो थे वो यहाँ से हार गए। ठीक है, तो जब वो डिफीट हो गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो जहांगीर की सुपरमेसी थी तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सुपरमेसी एक्सेप्ट करने के साथ ही उन्होंने प्लेज लिया, शपथ ली कि वो इन मुगलों के प्रति वफादार रहेंगे। ठीक है, मुगल जो शासन है उसके प्रति वो वफादार रहेंगे। अब जो राजपूत होते थे, ये बहुत खास चीज है कि राजपूत जो चीज कह दे तो ये माना जाता था वो पत्थर की लकीर, मतलब वो जो बात कहते थे उसे वो पूरा करते ही थे। तो इसीलिए मुगल जो थे वो भी बड़ी आसानी से उनकी इन बातों को मान जाया करते थे। और आगे फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जहांगीर ने बोला, जैसे कि अकबर भी करते थे कि जो उनकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लेता था उसे बोल देते भाई अपना राज्य जो है वो बनाए रखो, नाम हमारा ये हो गया। तो उसी तरीके से जहांगीर ने भी राणा अमर सिंह को बोल दिया भाई अपना राज्य तुम बना रहो, और उनके बेटे करना सिंह जो थे उनको अपनी जो इंपीरियल आर्मी थी वहां पर एज अ कमांडर अपॉइंट कर लिया। किसको? जो करना सिंह थे, किसके? राणा अमर सिंह के ये बेटे थे। ठीक है, इनको एज अ कमांडर अपॉइंट किया गया। यहाँ पर एक खास चीज ये है कि अब हमने देखा कि राजपूत यहाँ पर डिफीट हो गए। राजपूत जो समय समय पर विरोध करते रहते थे, अब सुपरमेसी एक्सेप्ट करने के साथ ही यहाँ से राजपूत तो का जो विरोध था वो अब खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से जहांगीर ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया मेवाड़ को। द डेक्कन कैंपेन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अगर आपको याद हो तो अकबर वाले टाइम में हम लोग पढ़ रहे थे कि साउथ की तरफ जो इधर खानदेश, बेरार और इधर अहमदनगर, ठीक है, तो इसको कैप्चर कर लिया था अकबर ने। ठीक है, साउथ की तरफ ये पोर्शन जो था इस तरीके से उनका साम्राज्य था, है ना, तो इसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था। जहांगीर के शासनकाल में क्या होता है कि यहाँ के चीफ जो थे जिनका नाम था मलिक अंबर, उन्होंने क्या किया, अपनी जो टेरिटरीज थी उसको वापस से रिकवर कर लिया। ठीक है, तो जब इन्होंने रिकवर कर लिया तो क्या जहांगीर शांति से बैठेंगे? नहीं। तो जहांगीर ने क्या किया, ऐसे में अपने बेटे खुर्रम को भेजते हैं अपने उनके एक्सपेडिशन दल के साथ। ठीक है, जो उनका दल था उसके साथ भेजते हैं कि भाई जाओ उसको दोबारा से कैप्चर करो अहमदनगर को। जब ये भेजते हैं युद्ध होता है और जिसमें कि जो खुर्रम थे ये जीत जाते हैं और इस तरीके से इनके हाथ में वापस से अहमदनगर जो है वो आ जाता है। यहीं से खुर्रम को टाइटल दिया जाता है क्या? शाहजहां। शाहजहां मतलब, शाह मतलब एक तरीके से हो गया लॉर्ड, जहां मतलब वर्ल्ड। ठीक है, तो यानी दुनिया का जो देवता हो उसको कहा गया शाहजहां। ठीक है, इस तरीके का टाइटल जो था वो यहाँ पर दिया गया। जिनका नाम खुर्रम था अब उनको शाहजहां के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर खुर्रम जो थे इनको ये ऑनर दिया गया शाहजहां। इसके बाद क्या होता है कि इस तरीके से जो यहाँ पे टेरिटरीज को लेके झगड़े जो थे वो हमेशा चलते रहे और लास्ट में हम देखते हैं कि जहांगीर के ही शासनकाल में दोबारा से अहमदनगर जो है उसने अपनी इंडिपेंडेंस पा ली, यानी कि मुगल के कंट्रोल से वो निकल गया। अब बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा जिसको कि अकबर भी जीतना चाहते थे और 14 मंथ तक उन्होंने कांगड़ा फोर्ट जो था उसे कॉन्क्वेस्ट करके रखा था, लेकिन फिर भी वहां पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब ये फिर जहांगीर के लिए आ जाता है कि भाई ये अकबर का सपना था इसको जीतना। और दूसरी बात ये कि इंपेरियलिज्म की जो उनकी कह सकते हैं पॉलिसी थी उसी को ये भी बढ़ा रहे थे आगे, तो इन्होंने भी कांगड़ा जो था उस पर अटैक किया और यहाँ से कांगड़ा पर जीत मिल गई जहांगीर को। इस तरीके से मेवाड़ एंड कांगड़ा ये दोनों ऐसी जगहें थी जो कि अकबर का सपना थी। ठीक है, यहाँ तक अपना एम्पायर जो था वो पहुंचाना उनका सपना था जिसको कि जहांगीर ने पूरा किया। चलिए अब हम जानेंगे नूरजहां के बारे में। नूरजहां काफी इंपॉर्टेंट नाम है।
समझेंगे। तो नूरजहां जो थी इनका नाम था मेहरुन्निसा, जो कि एक पर्शियन विडो थी। आगे जहांगीर से इनकी मुलाकात होती है और 1611 में जहांगीर से इनकी शादी हो जाती है। तो इनका पहले का नाम था नूरजहां, उसके बाद जहांगीर इनको नाम देते हैं नूर महल, यानी कि महल का नूर, नूर का मतलब हो गया रोशनी, महल महल हो गया पैलेस, ठीक है। तो महल की रोशनी। फिर आगे इनको नाम दिया जाता है नूरजहां, यानी जहां मतलब हो गया वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की रोशनी, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ नूरजहां क्या था? दुनिया की रोशनी, वर्ल्ड की रोशनी, ठीक है। तो ये इनको नाम दिया गया। अच्छा, नूरजहां के बारे में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल थी, साथ ही साथ टैलेंटेड भी थी। इन्होंने पर्शियन पोएट्रीज जो थी वो भी लिख रखी थी। ड्रेसेस जो थी सिल्क एंड कॉटन, ये सारे जो क्लोथ थे इनके साथ ये ड्रेसेस भी डिज़ाइन कर लेती थी, ज्वेलरी भी डिज़ाइन करती थी, कारपेट्स भी डिज़ाइन करती थी। मतलब देखा जाए कि मल्टी टैलेंटेड थी, ठीक है। हाईली एजुकेटेड थी, अपने हस्बैंड काफ़ी करेजियस थी, अपने हस्बैंड के साथ ये हंटिंग के लिए भी जाया करती थी, और साथ ही साथ चाहे पॉलिटिकल मैटर्स हो, बाकी कोई मैटर्स हो, उसमें इनके हस्बैंड यानी कि जहांगीर जो थे वो बाकायदा इनसे एडवाइस भी लिया करते थे। तो नूरजहां अपने टैलेंट के बल पर जल्द ही ये थ्रोन के पीछे की पावर बन गई, यानी कि दिख रहा था कि हाँ राजा जो है वो जहांगीर है, लेकिन जो एडवाइस देने का काम था वो सारा कुछ नूरजहां किया करती थी। और जल्द ही ये जहांगीर की फेवरेट, बहुत सारी रानीज होती हैं तो ये फेवरेट रानी उनकी बन गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जहांगीर जो थे उनको एक बुरी लत लग गई थी अफीम की, या कह सकते हैं ओपियम। तो ओपियम जो लोग लेते हैं, हम लोगों ने देखा है टीवी वगैरह में ना कि वो क्या पड़े रहते हैं, अपने में ही रहते हैं। तो उस तरीके से उनको वो लत लग गई, तो अपने प्रिविलेजेस जो है उन्हें एंजॉय करना, या फिर ओपियम जो की लत लगी थी तो वो अपना उन्हीं चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, और शासन जो था वो पूरी तरह से अब नूरजहां के हाथ में आ गया, ठीक है। और इसी दौरान सिल्वर कॉइन्स जो थे वो भी ज्वाइंटली नेम जहांगीर के नाम से चलाए गए, ठीक है। जल्द ही जहांगीर ने क्या किया, पूरी तरह से शासन जो था वो नूरजहां को दे दिया। अब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, इनके हाथ में पावर भी ज़्यादा आ गई। तो जो मेन पोस्ट थी वहां पर इन्होंने अपने फादर, ब्रदर, अपने अदर रिलेटिव्स जो थे उनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया। आगे हम देखेंगे शाहजहां के बारे में, जब देखेंगे तो उनकी शादी होती है मुमताज महल से। तो मुमताज महल जो थी वो भी यही नूरजहां की नीज थी। आगे पावर जो है वो किसके हाथ में थी? नूरजहां के हाथ में थी पावर। और दूसरी तरफ शाहजहां, जिनको हम खुर्रम, जिनका नाम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहांगीर के थर्ड बेटे जो थे वो थे खुर्रम, यानी कि जिनको टाइटल दिया गया शाहजहां, ठीक है। तो इनमें और नूरजहां में स्ट्रगल होने लगा कि किसके हाथ में पावर रहेगी। और उसके अलावा सक्सेशन जो वॉर था वो भी एक तरीके से छिड़ गया कि उनके जो अदर उत्तराधिकारी थे उन सभी के बीच में और खुर्रम जो थे इनके बीच में फाइट होने लगी। खुर्रम ने क्या किया कि जो इनका जहांगीर का जो लास्ट का फाइनल ईयर्स जो थे, यानी कि 1627 तक उनका राज भी था और उसी में उनकी डेथ भी हो गई, ठीक है। तो 1627 में क्या होता है कि उस दौरान खुर्रम ने क्या किया कि जो उनके भाई थे अदर, या फिर उन्हें लगा कि जो भी सक्सेशन के लिए क्लेम कर सकता है उन सभी को इन्होंने मार दिया। हालांकि नूरजहां के साथ इनका जो रिलेशन कहे या इनका जो बर्ताव कहे वो नहीं बुरा था, ठीक है। और इस तरीके से खुर्रम ने बाकी सभी को मारकर जो भी क्लेम कर सकते थे और खुद को डिक्लेयर किया एम्परर, ठीक है। एम्परर शाहजहां बन गया वो। जहांगीर के अगर शासनकाल को हम लोगों ने देखें तो काफी हद तक सक्सेसफुल माना जाएगा। अकबर का जो कह सकते हैं पॉलिसीज थी उसी को आगे इन्होंने फॉलो किया और इस तरीके से इनका जो शासन था वो सही तरीके से चल सका, क्योंकि अकबर ने वहां से इनको काफी जो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कर दिया था, ठीक है, फाउंडेशन को। आगे उसी पॉलिसीज पे चलते हुए भाई अगर मान लीजिए रिलीजन को हम परेशान करेंगे, ठीक है, रिलीजन को लेके किसी को, तो वो हमारे खिलाफ रेबल कर सकता है, ये अकबर की पॉलिसीज पे चले, तो इसलिए इनका जो शासनकाल था वो कामयाब माना जाता है। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है जस्टिस लवर, कि ये जस्टिस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इसीलिए इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस जो थी वो लगवा रखी थी। चेन ऑफ जस्टिस क्या था? इन्होंने 60 बेल्स जो थी गोल्ड की वो लगवा रखी थी, जिसके लिए कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो आकर उस बेल को बजा देता तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सुनी जाती थी और सॉल्व की जाती थी। बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि जो राजा था वो खुद, यानी कि जहांगीर जो था वो खुद उसकी प्रॉब्लम को सुनते थे और ऑन द स्पॉट कई बार फैसले जो थे वो कर दिए जाते थे। चले आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक शाहजहां। शाहजहां हम लोगों ने देखा 1627 में जहांगीर जो थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उनकी डेथ
1627। उसके बाद नूरजहां के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं और बाकी अदर जो सक्सेसर थे उनको क्या होता है कि उनको ये मार के खुद को डिक्लेयर कर देते हैं रूलर। तो इनका शासनकाल जो था 1628 से 1658 तक था, यानी 30 ईयर्स का इनका शासनकाल था। यहाँ तक कि इनका शासनकाल जो था उसे कहा जाता है एरा ऑफ स्प्लेंडर एंड कल्चरल ब्रिलियंस, क्योंकि इस समय में हम देखेंगे आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा काम होता है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी बढ़ती है इस डायनेस्टी की। ठीक है, मुगल साम्राज्य की एम्पायर की, तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको इंजीनियर किंग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आगे हम देखेंगे आर्किटेक्चर में बहुत सारे बिल्कुल अलग अलग नए डिजाइन जो हैं वो आते हैं। अच्छा, फीचर्स देखा जाए, इंपॉर्टेंट फीचर इनके रेन का, इनके शासनकाल का, तो वो क्या था? इन्होंने आर्किटेक्चर जो था, बहुत सारी कलाओं को, आर्किटेक्चर को इन्होंने पैट्रोनेज किया था। ये इनका मेन फीचर रहा। ठीक है, गोल्डन एज ऑफ द मुगल पीरियड, इनका जो शासनकाल था उसमें काफी प्रॉस्पेरिटी थी। फिर आर्किटेक्चर में भी हम देखते हैं बहुत सारे काम होते हैं, इस वजह से इनके शासनकाल को गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, द मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग कौन सी थी आप बता सकते हैं इनके द्वारा बनवाई हुई? ताजमहल। ठीक है, आज के टाइम में भी उसे कहा जाता है बहुत ही खूबसूरत। अगर हम लोग देखें, दूर दूर से लोग जो हैं वो उसे देखने आते हैं। ठीक है, जो कि 7 अजूबे में से एक आता है। तो उसे इन्होंने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज महल, जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनकी याद में वो बनवाया था। ठीक है, तो मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स में ताजमहल की हम लोग बात कर रहे थे। 20 ईयर्स से ज्यादा का टाइम उसमें लग गया। 3-4 करोड़ रुपीस जो थे वो लग गए, यानी कि रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा लगे, टाइम भी बहुत ज्यादा लगा। ठीक है, लेकिन जो बन के आया वो बहुत ही खूबसूरत, जिसकी वजह से आज के टाइम में भी देखें तो लोग उसे देखने जाते हैं और आज भी उसे दुनिया का अजूबा ही माना जाता है। ठीक है, चलिए, शाहजहां ने जो ये बनवाया था, यहाँ पर जो ताजमहल, वो एक गार्डन में बना हुआ है। ठीक है, आपको अगर याद हो फीचर, यहाँ पर क्लियर तो नहीं मैंने शो किया है फिलहाल। 4 मिनरेट्स जो थी वो बनी थी और ऑक्टागोनल डोम्स जो थे वो यहाँ पर बने हुए थे, ये गार्डन में बना था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो कि इनकी कैपिटल में था, उसको भी, क्योंकि इन्हें व्हाइट मार्बल बहुत पसंद था, तो इन्होंने आगरा फोर्ट जो था वहां पर भी व्हाइट मार्बल का काम करा दिया। मोती मस्जिद आते हैं। मोती मस्जिद जो था वो भी इनके द्वारा बनवाई हुई खूबसूरत बिल्डिंग्स में आता है। यहाँ भी व्हाइट मार्बल का यूज करा गया है। शाहजहां ने क्या किया कि अपनी जो कैपिटल थी आगरा, उसे इन्होंने शिफ्ट कर दिया शाहजहानाबाद, जो कि अभी ओल्ड दिल्ली में आता है, यहाँ पर उन्होंने शिफ्ट कर दिया। अगर आपको याद हो, अकबर के टाइम हम लोग बार बार पढ़ रहे थे उनकी कैपिटल आगरा थी, लेकिन अब क्या था, इन्होंने आगरा से शिफ्ट कर दिया अपनी कैपिटल को शाहजहानाबाद, यानी कि ओल्ड दिल्ली। और यहीं पर इन्होंने रेड फोर्ट जो था वो भी बनवाया अपनी सिटी में। ठीक है, रेड सैंडस्टोन से रेड फोर्ट। तो इस तरह से कई बिल्डिंग्स इन्होंने बनवा रखी थी। अभी हम लोगों ने बात किया रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के अंदर कई सारी बिल्डिंग्स बनी थी, उन्हीं में से एक था दीवाने खास। ठीक है, दीवाने खास हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अकबर जो थे उन्होंने दीवाने खास बनवा रखा था, जहां पर खास से हम लोग को समझ में आ रहा है जो खास लोग होंगे, तो यानी कि जो उनके कोर्ट के लोग होते थे मेन, उनके साथ बाकायदा मीटिंग होती थी और हर एक मैटर जो थे उन पे बातचीत होती थी, एडवाइस वगैरह ली जाती थी। ठीक है, फिर दीवाने आम क्या था कि जहां पर राजा के जो सब्जेक्ट्स होते थे वो आते थे, अपनी बातों को कहते थे और राजा उनकी बातों को सुनता था, ये होता था दीवाने आम। ठीक है, तो दीवाने खास जो था वो रेड फोर्ट के अंदर था, जिसकी रूफ जो थी, उसकी हम अगर क्वालिटी देखें या फिर कह सकते हैं उसके फीचर्स देखें, तो उसकी रूफ सिल्वर की थी। दीवारें जो थी उसकी वॉल्स वो प्रेशियस स्टोन और साथ ही साथ गोल्ड की उस वगाता उसमें जड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से था दीवाने खास। दीवाने आम की बात करें, जहां पर जो प्रजा होती थी, जो सब्जेक्ट होते थे, उनकी बात सुनी जाती थी। यहाँ पर सेंटर में शाहजहां के द्वारा एक पिकॉक थ्रोन, शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था वो थ्रोन, तो गोल्ड का एक पिकॉक थ्रोन, उसमें 2 पिकॉक्स लगे थे, इसलिए पिकॉक थ्रोन उसे कहा जाता था। ठीक है, तो उसमें गोल्ड का थ्रोन था, साथ ही साथ बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स जो थे वो यूज हुए थे। बाद में नादिर शाह आता है और इसे ले जाता है पर्शिया अपने साथ उठाकर। ठीक है, बात करते हैं जामा मस्जिद, एक रिलीजियस सेंटर। ठीक है, तो इसको भी बड़ी खूबसूरती के साथ बनवाया गया था। चलिए अब देखते हैं एंड ऑफ शाहजहां रेन। शाहजहां का जो शासनकाल था उसका अंत किस तरीके से हुआ। तो शाहजहां जो थे 1657 में क्या होता है कि वो अचानक से बीमार हो जाते हैं। ठीक है, जब ये बीमार हो गए उसी दौरान रूमर्स जो है वो फैल जाता है कि जो शाहजहां हैं वो क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई।
जब डेथ हो गई तो जाहिर सी बात है अब कोई ना कोई उनका उत्तराधिकारी बनेगा। तो उसमें कई बहुत सारे बेटे थे, आपस में युद्ध छिड़ गया, ठीक है, ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन जो था वो यहाँ पर छिड़ गया, खून खराबे वाला युद्ध। और यहाँ पर औरंगजेब जो होता है उसे सक्सेस मिलती है, वो क्या करता है अपने बाकी भाई जो रहते हैं उन्हें कैद कर लेता है, साथ ही साथ उसने अपने फादर शाहजहां को भी कैद कर लिया और जेल में डाल दिया और खुद को 1658 में उसने एम्परर जो था वो घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। इस तरीके से वो एक कैदी बनकर रह गए शाहजहां। और यहाँ पर 1666 में क्या होता है कि लगभग 8 ईयर तक जेल में रहने के बाद क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनका जो बरीड रहता है, यानी कि इनकी जो कब्र रहती है या इन्हें दफना दिया जाता है मुमताज महल जो कि ताजमहल में इनकी बरीड रहती है, वहां पर ही इनको भी दफना दिया जाता है। चलिए बात करते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जिन्होंने कि अपने फादर शाहजहां जो थे उनको पहले कैद किया, फिर उसके बाद वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है और अपने को ये रूलर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इनका शासनकाल अगर देखा जाए तो लगभग 50 ईयर्स का इनका शासनकाल था, ठीक है। कब से कब तक? 1658 से 1707, ठीक है। इसके साथ ही साथ मुगल एम्पायर जो था उसके स्ट्रॉन्ग रूलर्स अगर देखे जाएं तो ये लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर थे। इसके बाद शासन तो था कुछ टाइम तक, बट वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर कह सकते एबल सक्सेसर इनके नहीं थे, ठीक है। चलिए, तो ये लगभग 50 सालों का इनका शासनकाल था और उसके बाद अगर इस समय में देखें तो इनका एम्पायर जो था वो काफी वास्ट हो चुका था, काफी फैल चुका था, ठीक है। अगर समझना हो तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इनका एम्पायर जो था, ठीक है, इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर, एक रफली आप मान लीजिए, ठीक। तो इनका जो एम्पायर था, इधर देखा जाए नॉर्थ में हिंदू कुश से लेके इधर बंगाल की तरफ चटगांव, ठीक है, चटगांव। यहाँ पर दूसरा क्या था, कश्मीर से लेके कर्नाटका, ठीक है, यानी कि पूरा हमें दिख रहा है कि इनके कब्जे में ही था, ठीक है। तो इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा कर लिया था। अब अकबर का जो औरंगजेब का जो शासनकाल था इसको देखा जाए तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 50 ईयर्स का था, लगभग 24 ईयर्स जो था, तो उस समय में ये नॉर्थ इंडिया की तरफ रहे और उधर के ही मामले जो थे वो इन्होंने देखे। बाकी फिर इसके बाद के जो इनका शासनकाल था, ठीक है, तो उस दौरान ये डेक्कन की तरफ आ गए। वहां के लोगों, वहां पे मराठास जो थे वो इस समय इमर्ज हो रहे थे, उनकी पावर जो थी वो बढ़ रही थी, ठीक है। तो बाकी टाइम इनका जो था उन्हें ही सप्रेस करने में रह गया, डेक्कन की तरफ रह गए और फिर इधर ही उनकी डेथ हो गई। चलिए अब हम देखते हैं औरंगजेब अर्ली रेन। औरंगजेब के शुरुआती शासनकाल जो था वो किस तरीके का था। जैसे हमने देखा अकबर ने क्या किया, लोगों को मिलाकर रखा। उसके बाद जहांगीर आते हैं, उनको बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें मिलती हैं, उसमें वो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। मतलब ये कि उनकी जो इस तरीके की पॉलिसीज चल रही थी अकबर को, उन्होंने भी आगे चलाया। आते हैं शाहजहां। शाहजहां ने भी बहुत ज्यादा उसमें उलटफेर नहीं किया, लेकिन जब औरंगजेब आते हैं तो उन्होंने काफी चेंजेस किए, जिसकी वजह से जगह जगह पर समय समय पर रेबल होते रहे, ठीक है। अब इसके लिए 2 फैक्टर जो थे वो बहुत ही जिम्मेदार थे, ठीक है। क्या थे ये फैक्टर, वो समझेंगे। सबसे पहला, वास्टनेस ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो था वो काफी बड़ा हो चुका था। अब जब काफी बड़ा था तो उसको पहली चीज ऑर्गेनाइज होना चाहिए था। दूसरी चीज की एक ही पर्सन जो है इतना पूरा नहीं संभाल सकता है। जैसे कि हमने देखा जब ये नॉर्थ की तरफ थे तो साउथ की तरफ प्रॉब्लम हो रही थी, जब ये साउथ की तरफ चले गए तो नॉर्थ की तरफ प्रॉब्लम होने लगी। तो वही चीज यहाँ पर वो लागू होती है कि एम्पायर जो था इतना बड़ा था, उसको संभालना मुश्किल था, कभी इधर रेबल हो रहा है, कभी उधर रेबल हो रहा है। दूसरा क्या था, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जिस तरीके की थी कि भाई लोगों को मिलाकर रखना है, इसके लिए क्या किया था अकबर ने कि जो राजपूत हैं उनसे बातचीत का तरीका उन्होंने निकाला कि जो बात कर लेगा उनको ओवरलॉर्ड शिप जो है उनकी मान लेगा। तो उससे क्या होगा कि वो उसको अपना शासनकाल चलाने देंगे, अपना जहाँ पे वो शासन कर रहे हैं अपनी टेरिटरीज में वो रेन अपना कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें चेंज कर दी। इसके अलावा रिलीजन, वहां पर हम देखें तो जिजिया टैक्स जो कि पहले लगा करता था कि उस एरिया में जो दूसरे रिलीजन का है, जैसे हिंदूज हैं तो उनसे जिजिया टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या किया कि वो जिजिया टैक्स जो था अकबर ने हटाया था, फिर आगे जहांगीर, फिर शाहजहां, इन लोगों ने चलने दिया, लेकिन औरंगजेब ने उसको हटा दिया,
सॉरी उसको वापस से लगा दिया जिज़्या टैक्स। अब ये जिज़्या टैक्स जो था वो फिर से लग गया, तो जाहिर सी बात है एक अच्छी खासी पब्लिक जो है वो इनके खिलाफ हो जाएगी। दूसरा औरंगजेब ने एक और काम किया कि जो पिलग्रिम टैक्स लगता था, कि तीर्थ यात्रा पर जाने पर टैक्स लगता था हिंदूज के ऊपर, उसको भी इन्होंने वापस से ला दिया। तो इस वजह से जगह जगह पर समय समय पर जगह जगह से रिवॉल्ट जो थे वो होने लगे। अब इसका कह सकते हैं कि इससे हुआ क्या, देखिए रिवॉल्ट हुआ, उससे अपना शासन, अपना एम्पायर जो है वो कमजोर होने लगा। उसके साथ ही साथ इकोनॉमिकली ये लोग काफी, भाई जाहिर सी बात है जगह जगह पर रिवॉल्ट हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, तो इकोनॉमिकली भी इंसान जो है वो कमजोर होगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो मिलिट्री रिसोर्सेज जो हैं उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ। औरंगजेब की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज करने वाले कौन कौन थे या किनके द्वारा चैलेंज किया गया, ये देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आसाम की तरफ, एम्बिशियस होम रूलर थे, उनकी तरफ से किया गया, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गया। नेक्स्ट आते हैं किधर, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलें, उधर के अफगान ट्राइब्स थे, उनकी तरफ से, जो कि इंडिपेंडेंटली अपना रहना चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे। थर्ड बात करें तो बुंदेलखंड के बुंदेलास थे, उनकी तरफ से। फोर्थ सतनामीज थे, जिनमें कि आते थे ट्रेडर्स, आर्टिसंस एंड फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज था वो कौन थे, जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो थे मराठास, राजपूत्स एंड सिख्स, ठीक है। आगे यही इमर्ज होते हैं और जिस हम देखते हैं कि यही मुगल एम्पायर जो है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा रहते हैं। चलिए बात करते हैं औरंगजेब्स लेटर रेन, ठीक है। शुरुआती शासनकाल कैसा था, 24 ईयर्स का हमने देखा। अब हम देखते हैं बाकी के 26 ईयर्स का इनका शासनकाल किस तरीके का था, ठीक है। तो 1680s में इनको समझ में आता है कि अब डेक्कन जो है उसे हम फिर से रिकैप्चर करें, तो वो डेक्कन की तरफ 1681 में आ जाते हैं इस तरफ। और इधर की तरफ बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, जो इधर के एरियाज थे वो हो गए, मराठास हो गए, काफ़ी इमर्ज हो रहे थे। तो इन सभी से इनकी जो फाइट है वो बराबर चलती रहती है और देखा जाता है कि इसी तरफ ही ये इन्हीं लोगों से फाइट करते ही रह जाते हैं। और फाइनली जो इनके शासनकाल का एक लंबा टाइम था वो इन्होंने इधर ही बिता दिया, इधर ही उनकी डेथ हो गई। यानी कि जो नॉर्थ इनका गढ़ था उधर ये वापस पहुंच ही नहीं पाए, सिर्फ इधर की फाइट में ही बिजी रह गए। चलिए बात करते हैं औरंगजेब्स डेक्कन कैंपेन। तो औरंगजेब अब डेक्कन की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा, ठीक है। तो गोलकोंडा और बीजापुर इन दोनों का जो मुगल एम्पायर था उसमें इन्होंने विलय कर लिया, यानी कि अपने में शामिल कर लिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, इधर बीजापुर और इधर कृष्णा रिवर की तरफ गोलकोंडा, ठीक है। तो इन दोनों को अपने में इन्होंने मिला लिया, तो इनका एम्पायर जो था वो और ज्यादा बढ़ गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इतना ज्यादा एम्पायर इनका जो बढ़ा ये इनके लिए बहुत ही हार्मफुल रहा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से इनको प्रॉफिट हुआ, इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ये जब इधर आगे आए तो डायरेक्ट ही ये मराठास के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। और मराठा एक ऐसी पावर थी जो कि कह सकते हैं कि आसानी से उससे नहीं लड़ सकते थे ये। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं द मराठास वॉर। तो अब ये लोग डायरेक्ट क्या थे, औरंगजेब डायरेक्ट मराठास के कांटेक्ट में आ गए, जो कि उनके लिए बहुत ही हार्मफुल था। कांटेक्ट में आ गए तो जाहिर सी बात है वॉर तो होगा। तो वॉर हुआ, इसमें शिवाजी के पुत्र जिनका नाम था संभाजी, शिवाजी के पुत्र भी थे, उनके सक्सेसर भी थे, इनको 1689 में पकड़ लिया गया, ठीक है। युद्ध चल रहा था वहां पे, इन्होंने पकड़ा और मार भी दिया। औरंगजेब की यही पॉलिसी थी कि सबको सीधे मार देना है जान से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको पकड़ा और मार दिया। इसके बाद इनके बेटे जिनका नाम था शाहू जी और साथ ही साथ फैमिली के और लोग जो थे उन सभी को कैद कर लिया गया। अब कौन बचेगा? अब ऐसे में संभाजी के छोटे भाई थे जिनका नाम था राजा राम, वो किसी तरह से चुपके से वहां से भाग निकलते हैं। अब होता है ना कि जो बच निकला फिर वही आगे अटैक करेगा। तो संभाजी जो है वो यहाँ से निकल गए। और इस समय तक अगर पावर देखा जाए औरंगजेब की कितनी थी 1690s के टाइम में, कि वो अपने कैसी पावर थी, चरम पर थी, ठीक है, बिल्कुल पीक पर इनकी पावर पहुंच चुकी थी। जाहिर सी बात है इनका एम्पायर जो था वो इतना ज्यादा एक्सटेंड हो चुका था कि काबुल से चटगांव और दूसरी तरफ कश्मीर से कावेरी तक आ गया था, ठीक। चलिए, अल्टीमेटली जो उनका एम्बिशन था, जो उनका ड्रीम था कि पूरे इंडिया पर उनका राज हो, वो एटलीस्ट क्या हो रहा था, फुलफिल हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं या कोई भी देखता है कि इतना बड़ा एम्पायर है, या औरंगजेब खुद भी, कि वहां पर क्या फील होगा कि इनको सब कुछ मिल गया। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ खो दिया था। आगे हम समझते चलेंगे। तो इस तरीके से राजा राम जो थे, जो बच निकले थे, अब आगे
इन्होंने कंटिन्यू किया इनके खिलाफ विद्रोह। ठीक है, ये जो फाइट जो थी ये राजा राम ने कंटिन्यू किया। राजा राम जो कि काफी पावरफुल थे और इनकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने क्या किया, समय समय पर जो मुगल्स थे इनको ये परेशान ये लोग करते रहे। ठीक है, कि उन पे अटैक करते और उनको लूटते और चले जाते, इस तरीके से इन लोगों ने काम किया। आगे राजा राम जो थे इनकी डेथ हो गई। अब जब राजा राम की डेथ हो गई, अब लीडरशिप जो है वो कौन संभाले, तो राजा राम जो थे इनकी विडो जो थी जिनका नाम था ताराबाई, ठीक है, 18 ईयर्स तक इन्होंने लीडरशिप यहाँ पर संभाली। बहुत ही करेजियस थी, बहुत ही टैलेंटेड थी और बड़े अच्छे से वो लीडरशिप इन्होंने निभाई। इस तरीके से निभाई कि जो मुगल्स थे वो बिल्कुल इस समय में परेशान हो गए मराठास से। समय समय पर अटैक होते थे और उनको लूट लिया जाता था, बिल्कुल थक हार चुके थे। और ऐसे में औरंगजेब जिसकी एज हो गई थी 80 ईयर्स, ठीक है, तो इस समय में प्रपोजल रखा जाता है कि भाई जो मराठास है उनके साथ सुलह कर ली जाए। ठीक है, लेकिन औरंगजेब क्या करते हैं, मना कर देते हैं और उनके खिलाफ फाइट के लिए जाते हैं। इस तरीके से काफी बूढ़े भी थे, थक भी चुके थे, बीमार भी थे और मतलब हारे हुए थे। ठीक है, और इसके बाद यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है अहमदनगर। कब? 1707। ठीक है, औरंगजेब की 80 ईयर्स की एज में 1707 में अहमदनगर में ही फाइट करते करते मतलब इधर ही डेथ हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये डेक्कन की तरफ आए, इधर ही फाइट करते रहे, अहमदनगर डेक्कन की तरफ, और इधर ही इनकी डेथ हो गई, यानी कि वापस ये नॉर्थ नहीं जा पाए। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, इस समय तक देखा जाए तो मुगल जो थे नंबर 1 पॉलिटिकल पावर थी स्ट्रांग, उसके बाद नंबर 2 पे मराठास जो थे वो थे। तो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पावर जो थी वो किसकी थी? मराठास की, जो इस समय में इमर्ज हो रहे थे। अब जो लगातार मुगल्स के स्ट्रगल चल रहे थे, ठीक है, लंबे टाइम तक, इसका इफेक्ट क्या रहा ये हम लोग देखेंगे कि भाई समय समय पर जगह जगह पर रेबल हो रहे थे, फिर वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चले आए थे, डेक्कन की तरफ चले आए थे, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा वो समझते हैं। सबसे पहली चीज, बार बार विद्रोह हो रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें होने की वजह से क्या हुआ, सबसे पहली चीज की ट्रेजरी जो थी वो खाली हो गई। ठीक है, यानी कि जो शाही खजाना था वो खाली हुआ। दूसरा क्या था, इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरह से खराब हो गई। ठीक है, अर्थव्यवस्था इनकी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। नेक्स्ट क्या था कि नॉर्थ की तरफ से ये एब्सेंस थे, जिसकी वजह से जगह जगह से क्या हुआ कि डिसऑर्डर, लॉलेसनेस एंड करप्शन, ये सारी चीजें जो थी वो काफी ज्यादा वहां पर बढ़ गई। और ऐसे में देखा जाए तो नोबल्स जो हैं वो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। नोबल्स तो इसी ताक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले। तो जब ये इधर नहीं थे तो नोबल्स जो थे उन्होंने भी क्या कर दिया, रेबल कर दिया। ठीक है, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। जाट सिख्स जो थे वो इस समय में क्या किया, उन्होंने अपनी पावर को काफी स्ट्रांग कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर उन पे बार बार अटैक हो रहे होते तो उनकी पावर स्ट्रांग नहीं हो सकती थी। अब वहां पर उनको देखने वाला कोई था नहीं, तो इस दौरान उन्होंने अपनी पोजीशन जो थी वो काफी स्ट्रांग कर ली। मुगल जो डेक्कन की तरफ जो मुगल आर्मी थी उन्होंने भी क्या किया, मुगल सोल्जर्स जो थे उन्होंने भी यहाँ पर रेबल कर दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं मुगल एम्पायर जो था हर तरफ से क्या था, परेशानियों से घिर गया था। अब शाहजहां के टाइम में एक कह सकते हैं क्रैक आ गया था उनकी इकोनॉमी को लेकर। क्यों? क्योंकि जगह जगह पर तरह तरह की बिल्डिंग, स्मारक वगैरह बनवाए जा रहे थे। ठीक है, स्मारक मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाए जा रहे थे, तो वो क्रैक था। उसके बाद यहाँ पर रेबल हो रहे थे, जगह जगह पर युद्ध हो रहे थे और उसके अलावा दूसरे लोग आके लूट भी रहे थे, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। चलिए बच्चों, बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन किस तरीके से हुआ ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो मुगल एम्पायर जो कि हमने देखा 3000 ईयर्स से ज़्यादा टाइम तक चला, उसके बाद ये डिक्लाइन हो गया। जबकि हमने देखा कि ये पूरा जो था एरिया वो कवर हो गया, साउथ भी पूरी तरह से कह सकते हैं इन लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, फिर ऐसा क्या होता है कि इतनी तेजी से ये डिक्लाइन होता है ये समझेंगे हम। ठीक है, तो अगर हम बात करें 18वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की, ठीक है, 18वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ, देखिए औरंगजेब का शासनकाल जो था वो 50 ईयर्स का था। ठीक है, उन्होंने शासन किया था 1707 तक। ठीक है, 1707 तक इनका शासनकाल चला था, मतलब उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक, यानी कि 18वीं सेंचुरी। ठीक है, क्या है ये? 18वीं सेंचुरी इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो इस समय तक इनका शासनकाल था। अब जब औरंगजेब का शासनकाल था उसने क्या किया, अपने एम्पायर को बढ़ाया तो बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज थी, जिसने कि क्या किया, यूनिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसने क्या किया, स्टेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और यही बड़ा कारण था, यहीं से शुरुआत हो गई थी
कि ये एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो गया। भाई ये तो बड़ा कारण था। उसके बाद और बड़ा कारण था कि सक्सेसर जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, एबल नहीं थे, तो इस वजह से। वरना भाई ये भी होता है ना कि अगर एम्पायर जो है वो टूट रहा है तो अगला जो है वो संभाल लेगा, लेकिन यहीं से चीजें जो थी वो गड़बड़ होने लगी और आगे सक्सेसर अच्छे ना मिलने की वजह से वो और गड़बड़ होती चली गई। ठीक है, तो जो इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा कर रखा था, जो कि पूरा साउथ को भी इसने कवर कर लिया था, ये सब तो पहले भी कवर हो गया था, वो श्रैंक हो गया। और कितना कि वो दिल्ली और उसके आसपास ही रह गया, कुछ स्क्वायर वर्ग माइल तक में ही सिमट के रह गया। ठीक है, अच्छा इसको और समझते हैं कि जो इनके ये ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए क्योंकि इनके जो सक्सेसर थे वो क्या थे, प्लेजर लविंग थे। ठीक है, वो जो अपने प्रिविलेजेस थे बस उसी को एंजॉय करते थे। बहुत ज्यादा कह सकते हैं पावरफुल भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीज, वो क्वालिटी ही नहीं थी ना। एक होता है जब फाइट करने जाना है तो वो इंसान पावरफुल होगा, ठीक है, यहाँ पर उनके अंदर ये चीजें ही नहीं थी। उनको जो प्रिविलेजेस हैं वो उसे एंजॉय कर रहे थे। दूसरा, जो नोबेल होते थे वो तो इसी ताक में रहते थे, है ना, कि कब उनको मौका मिले और वो क्या करें, तख्ता पलट कर दें या फिर अपनी चलाएं। तो यहाँ पर जो ये लोग थे, जो नए सक्सेसर थे, ये क्या रहे, पूरी तरह से प्लेजर लविंग और पूरी तरह से जो नोबेल्स थे उनके हाथों की कठपुतली, उनका पपेट बन के रह गए। जैसा उन्होंने किया वैसा वैसा, जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा इन्होंने किया। उसके अलावा प्रोविंसेस जो थी, अब इधर क्या था, साउथ की तरफ जब आ गया, हमने अभी डिस्कस किया कि जब ये डेक्कन की तरफ आ गया, 26 ईयर्स उन्होंने इधर ही बिता दिया औरंगजेब ने, और उसके बाद वो कभी भी नॉर्थ की तरफ जा नहीं पाए। अब जो यहाँ मेन था रूलर, वो क्या हुआ, वो वहां चला गया। अब वहां उसका जो नॉर्थ वाला गढ़ था वहां पर पकड़ उसकी कमजोर होती गई। जहाँ के जो प्रोविंसेस थे, वहां के जो गवर्नर थे, अब उन्होंने क्या किया, किसी के अंडर में रह के भाई काम करना नहीं पसंद करेंगे, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, अलग अलग प्रोविंसेस जो थी अपने कब्जे में कर ली। ठीक है, तो इस तरह से भी ये क्या हुआ, डिक्लाइन होता चला गया और आगे के सक्सेसर अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से आगे हम देखते हैं जो हमारे यहाँ ट्रेड करने आए थे, जो इंडिया में ट्रेड करने आए थे ब्रिटिश, आगे हम देखेंगे कि आगे 200 ईयर्स तक इनके हाथों में सत्ता आ जाती है। स्ट्रगल होता है जिसमें ये जीत जाते हैं और जीतने के बाद क्या होता है, 200 सालों तक ये फिर आगे राज करते हैं। ठीक है, बाकी आगे की चीजें हम लोग आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि अब जब ये ब्रिटिश आ गए, ठीक है, तो ये किस तरीके से इनका इंटरफेरेंस जो था वो स्टार्ट हुआ, किस तरीके से वो अपने चरम पर पहुंचा। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।